जी खुश आमदीद नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत में और प्रोग्राम के इस हिस्से में आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है मीडिया की ज़िम्मेदारी, इस हवाले से हम आपकी भी राय लेंगे। और पिछले बहुत रोज़ से जब से हामिद मीर साहब पे हमला हुआ हम एक ही बात कर रहे हैं जंग और जियो के हवाले से कि वो गद्दार है और उसने पूरी एक प्लानिंग के साथ ISI के जो रहनुमा हैं, उनके जो चीफ हैं, उनके ऊपर कीचड़ उछाला। तो इस हवाले से जो ज़िम्मेदारी है मीडिया की, उस पर हम ही आगाज़ करते हैं। एक ज़िम्मेदारी मीडिया की ये भी है कि आप वन साइडेड जो बात सुन रहे हैं सुनते चले जाइए, ठीक है, लेकिन जो दूसरा जिस पर हम हदफ जिसको निशाना बनाया जा रहा है उसके हवाले से भी जो उनकी राय है, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी आप तक ज़रूर पहुँचाएँ। तो आज हमने एहतमाम किया है, सबूक सैयद साहब हमारे साथ इस्लामाबाद से जियो न्यूज़ के वहाँ के नुमाइंदा हैं, उनसे हम बात करें कि क्या सिचुएशन है और ये जो कल हेयरिंग भी हुई पैमरा की, इस हवाले से वो थोड़ी सी जानकारी देंगे। और अगर वो हमारे साथ लाइन पे हैं तो कोशिश करते हैं जैसे मुझे भाई बताते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी चंद लम्हों के साथ वो हमारे साथ होंगे। जी सिस्टर, बात ये फारूक भाई, बात जियो की नहीं कर रही है, किसी भी चैनल की नहीं कर रही। मैंने पहले भी आपके साथ ये बात शेयर की थी, अब भी मेरा पर्सनल व्यू है और यही व्यू है कि कोई भी हो, कितना ही बड़ा इंसान, कोई भी कुछ ना हो, मैं समझती हूँ मुल्क ट्राई करो। जी बिल्कुल। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया सर। सैयद साहब, सबूक सैयद साहब, आपने टाइम दिया इस्लामाबाद से, आप इस वक्त लाइव हैं हमारे साथ, जियो न्यूज़ के नुमाइंदा हैं। और सर पूरा हम ये वन साइडेड तकरीबन अब काफ़ी अरसा हो गया कि जियो न्यूज़ तो गद्दार है और उस पर बैन कर दिया जाए। तो इस वक्त पहले तो मैं हामिद मीर साहब की सेहत से मुतालिक पूछूंगा, उनकी अब सेहत कैसी है, उसके बाद फिर आगे बातें करेंगे। साहब हामिद मीर साहब माशाल्लाह बड़ी तेजी के साथ रिकवर हो रहे हैं और उनकी सेहत बड़ी तेजी के साथ बेहतर हो रही है। और अभी भी डॉक्टर के पास गए थे उनके, वहाँ पर डॉक्टर ने कहा कि बड़ी तेजी के साथ रिकवर हो रहे हैं। उनके छोटा सा ऑपरेशन होना था वो भी हुआ। और अल्लाह ताला ने किया, वो ऑपरेशन में कामयाब हो गया। वो हॉस्पिटल से होटल चले गए। ठीक है। और हम इस बात की सभी उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह वो जल्द अज जल्द अपने स्टूडियो में बैठे होंगे और जिस चीज से पहले वो आवाम के मसाइल को और अपने खास अंदाज में इशू वो किया करते थे, इंशाल्लाह दोबारा वो आकर करेंगे। और दूसरी बात, आपने जो ये बात कही कि कुछ ये मुतालबात सामने आ रहे हैं जियो न्यूज़ को बंद होना चाहिए। ये आप देखते हैं कि हमारी पूरी तारीख इस किस्म के अलमियों से भरी हुई है। सोसाइटी के अंदर, माशरों के अंदर जब भी किसी शख्स ने नई बात कही या कोई उसने जमाने के अंदर तरक्की के हवाले से कोई फिक्र इख्तियार की, तो उस वक्त जमूद ज़दा जहनों ने उसके ऊपर हमलावर हुए और यही कहा कि इसको बंद कर दिया जाए। आप हमारी पूरी जो मजहबी तारीख है उसका अगर थोड़ा सा मुताला कर लें तो इब्न रुश्द को आपको पता है कि जिन लोगों ने तशद्दुद किया था उनके ऊपर, उनको मारा और उनको यहूदियों का सरगना करार दिया और उनको उठा के यहूदियों की बस्ती में फेंक दिया, वो कोई काफिर नहीं थे, वो मुसलमान ही थे और उन्हीं के माशरे हममसब और हममशब लोग थे। और फिर आप देखें कि तारीख के अंदर इमाम हनीफा का जनाजा जेल से निकला, तो उनको जेल में डालने वाले तो अमेरिका के लश्कर वाले नहीं थे, कोई और नहीं थे। हमारे मुसलमान तारीख में जिन लोगों पर जुल्म तशद्दुद हुआ, ये एक मखसूस जमहूरियत और जमहूद जहनियत है। अच्छा सैयद साहब, एक चीज़ तो ये है कि वो तो जाहिर है जो भी हक की बात करेगा उस पर कुछ इस किस्म के हमले होंगे। हामिद मीर तक तो ये मामला ठीक लगता है। उसके बाद जो कवरेज जो चली है, सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो आपके चैनल पे ये है कि जो कवरेज 8 घंटे एक ही इदारे जो सरबराह है, हसास इदारे के जो सरबराह हैं, उन पर जो कीचड़ उछाला गया, तो वो बड़ा प्री प्लान था या मौके का इंतज़ार था। इसको आप किस तरह डिफेंड करेंगे? फारूक, मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी सी आपकी आवाज में बिल्कुल वाज़ेह आवाज नहीं आ रही, लेकिन जो आपको समझ आई मैं 3 बातें खर्च करना चाहूंगा। जी बिस्मिल्लाह। सबसे पहली बात तो ये है कि जो ही हामिद मीर साहब पर ये हमला हुआ, उसके बाद सब लोगों के अंदर एक तशवीश की लहर दौड़ गई थी और बात का ये इम्कान था कि, और शायद लोगों ने ये महसूस किया कि मीर साहब के साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है और शायद वो दुनिया में नहीं रहे। और फिर उस मौके पर जो एक रिएक्शन होता है, उस मौके पर एक बात होती है और आप समझ सकते हैं कि अगर ये मामला आपके साथ पेश आ जाए, अल्लाह ना करे, या किसी और शख्स के साथ ये मामला पेश आ जाए, तो उस वक्त उसका रिएक्शन कैसा होता है। तो इब्तदाई रिएक्शन पूरी दुनिया के अंदर आप देखते हैं ऐसे होते हैं, जहाँ की होता है। आप देखें ना कि किसी शख्स के सर से उसकी दस्तार छीनी जाए
اور اس کو اس طریقے کے ساتھ اس کے اوپر حملہ کر دیا جائے تو اس کے بعد جو اس کے متعلقین ہوں گے وہ جو جذباتی ریئیکشن سب دیتے ہیں، اور جذبات ہمیشہ ایسی طریقے سے ان کا اظہار کیا جاتا ہے اور غلط ہوتے ہیں جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں۔ آپ کو پتا نا جب بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو ہمارے ملک کے اندر ایک کلچر ہے، لوگ اٹھتے ہیں، ڈنڈے اٹھاتے ہیں، کاروباری املاک کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، سرکاری دفاتر کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ اتنا ہوا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس ملک کے اندر محترمہ بینظیر بھٹو کا جب قتل کیا گیا تھا دھرتی کے اوپر تو سندھ میں، پنجاب میں جس قسم کے مظاہرے ہوئے تھے اس میں لوگوں کا جان بچانا مشکل ہو گیا تھا، اور میں ان کی کوریج کر رہا تھا یہاں پاکستان میں۔ تو ریئیکشن بات تو بڑے سخت ہوتے ہیں۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنا قاتل پرویز مشرف کو ٹھہرایا تھا، نہیں۔ اچھا سر، یہ ایک تو ہو گیا سید صاحب، ایک تو ریئیکشن کی بات ہوگی، چلے وہ پہلا دن بھی ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، لیکن اب جو جیو انتظامیہ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ جو ریئیکشن تھا اس میں کافی زیادہ محاذ آرائی تھی، یا وہ فیل کرتی ہے کہ غلطی ہے، یا تھوڑا سا جو ایک لہر نظر آ رہی ہے خلاف، تو جو ایک مطالبہ ہے کہ یہ چینل معافی مانگے، تو کیا آپ کی انتظامیہ، آپ کا چینل یہ سوچ رہا ہے کہ اگر لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے، ادارے کی اگر کچھ نہ کچھ برائی کر دی گئی ہے غیر دانستہ طور پہ، تو اس پر ہم معذرت کر لیتے ہیں؟ کیا اس انداز سے آپ سوچ رہے ہیں؟ نہیں فاروق صاحب، دیکھیں دو باتیں، کیونکہ وہ پہلی بات میں کر چکا ہوں، دو باتیں ابھی میری رہ گئی ہیں۔ ایک بات تو یہ نا کہ حامد میر صاحب پر کراچی میں اس وقت حملہ ہوا جب ٹھیک 45 منٹ بعد اسی روٹ پر پرویز مشرف نے سفر کرنا تھا، اور سیکورٹی کی انتہائی مطلب ہے کہ جو ٹائٹ سچویشن ہے وہ ہوتی ہے، ریڈ زون میں حامد میر صاحب پر حملہ کیا گیا۔ اس ساری باتوں کے بعد یہ میں سوچتا ہوں کہ پاکستان کے اندر لوگوں کی جان و مال کو، املاک کو تحفظ دینا کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بتا دیا جائے کہ حامد میر صاحب پر حملہ کرنے والے کون لوگ تھے، اور حامد میر پر نہیں، کراچی کے اندر آپ کو پتا ہے آپریشن چل رہا ہے، آپریشن ہونے کے باوجود اس قسم میں صورتحال پیدا ہوتی ہے، تو یا تو پھر آپ اس بات کو مانیں کہ وہاں پر حکومت بھی ناکام ہوئی ہے اور ہمارے خفیہ جو ادارے ہیں یہ بھی ناکام ہوئے کہ ان لوگوں نے ابھی تک ان طاقتوں کو کشت اقدام نہیں کر سکے جو بلوچستان کے اندر گناونا کھیل کر رہی ہیں، جو وانا وزیرستان کے اندر پاکستان کے امن کو داؤ پر لگایا ہوا ہے، جن لوگوں نے پاکستان کی ہائی پروفائل شخصیات کو سڑکوں پر کھڑے کر کے گولیاں مار رہی ہیں، تو پھر یہ بھی ثابت کیا جائے کہ وہ اپنی جو ذمہ داری ہیں وہ پوری کرنے میں ناکام ہو چکی ہیں، اور جو ادارے ناکام ہو جاتے ہیں ان کو بھی معافی مانگنی چاہیے، اور جو ادارے غلط کسی پر الزام لگاتے ہیں ان کو بھی معافی مانگنی چاہیے۔ میں تو ذاتی رائے یہ رکھتا ہوں کہ جہاں جہاں غلطی ہوتی ہے، آپ نے دیکھیں بلوچستان میں زرداری صاحب کی حکومت نے بلوچستان کے عوام سے معافی مانگی، کس بات کی معافی مانگی تھی؟ کہ وہاں پر آپ لوگوں نے آپریشن کیے تھے، لوگوں پر ان کی زندگی تنگ کر دی گئی تھی، تو یہ سچویشن ایک بنی تھی وہاں پر، تب بھی آپ نے معافی مانگی تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ کوئی حل کی طرف نہیں جا رہا، پاکستان کے عوام کو پروٹیکٹ کرنے میں ناکام ہوا وہ بھی معافی مانگے، اور جن لوگوں نے غلط اس وقت کیمپین چلائی وہ بھی معافی مانگے۔ یعنی لگ ایسا رہا ہے پھر آپ کا بھی جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ آپ بھی اپنے سٹینڈ پہ قائم ہے، جو پہلے دن جو نشریات چلی ہیں، تو پھر یہ معافی ایک دوسرے سے جو توقعات ہے، تو یہ معاملہ حل ہوتا نظر نہیں آ رہا، اور جن کے پاس اس وقت طاقت ہے۔ نہیں میں آپ کو فاروق صاحب بتاؤں کہ یہ معاملہ انشاءاللہ حل ہوگا، کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ پاکستان انڈیا کی لڑائی ہے۔ اچھا، یہ ترانے اور یہ ہم سب کچھ اسی طرح دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کیا ادارہ ہے؟ فاروق صاحب میری بات سن لیں۔ جی پلیز بھی پاکستان کا ادارہ ہے جی، اور جیو ٹیلی ویژن بھی پاکستان کا ادارہ ہے۔ آئی ایس آئی کے اندر بھی ہمارے بھائی کام کرتے ہیں، اور جیو ٹیلی ویژن کے اندر بھی ہمارے بھائی کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پاکستان آئی ایس آئی جیو کی انشاءاللہ جنگ لڑے گا، اور جیو انشاءاللہ پاکستان کی جنگ لڑے گا، ایسی بات نہیں۔ اور پاکستان جیو نے پاکستان کی جنگ لڑی بھی ہے، ہم ایک ہیں، اور جب ہم ایک ہوتے ہیں ہم ایسا نہیں ہوتا کہ اگر والد بچے کے ساتھ زیادتی کر دے تو بیٹا اس کے باپ سے معافی کا تقاضا نہیں کرتا، اور لیکن میرے بھائی آپ کی لڑائی تو دنیا دیکھ رہی ہے، وہ ایک معاملہ ایسا ہوتا ہے اس کو ایک سر آخری ختم ہو جاتی ہے۔ سبق صاحب آخری سوال کہ جس سونامی کو آپ ہی نے انٹروڈیوس کروایا وہ آپ ہی کے اوپر چڑھ دوڑی ہے، تو کیا کہیں گے عمران خان اور وہ جو سونامی خان صاحب سونامی خان صاحب جو ہیں جن کو آپ نے انٹروڈیوس کروایا، آپ ہی کے چینل نے زیادہ کوریج دی، تو وہ آپ ہی کے زیادہ خلاف ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو آواز پہنچی سر؟ دیکھیں جی، عمران خان صاحب کے معاملے کے اوپر زیادہ گفتگو کرنا میں تھوڑا سا مناسب نہیں سمجھتا۔ میں عمران خان صاحب کا احترام کرتا ہوں کیونکہ وہ پاکستان کے اندر ایک سیاسی جماعت کے متحرک رہنما ہیں، سربراہ ہیں، اور مجھے یہ بھی بڑی عجیب و غریب سی بات لگتی ہے کہ ہمارے چینل نے کیوں ان کو اتنا انٹروڈیوس کروایا۔ یعنی یہ غلطی کچھ نہ کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ غلطیاں آپ کا چینل کرتا رہا ہے کہ کسی کو آگے کر دیا، یہ غلطی کچھ نہ کچھ ہوتی رہی آپ کے چینل سے، یہ آپ اقرار کر رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ بات کو بالکل میں مانتا ہوں کہ نہ تو ہمارا یہ کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے پیور جرنلزم کرنا،
खुली सहाफत करना, खुली सहाफत। और हमारा काम किसी को आसमान पर पहुंचाना या किसी को गिराना नहीं, हमारा काम किसी की पगड़ियां उछालना नहीं। अगर किसी जगह पर इस किस्म के इक़दाम हुए हैं कि बाकी तमाम जमातों को एतराज़ात थे, उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे, और जियो टेलीविजन ने उनके साथ मिलकर इमरान खान को इस तरह ऊपर आगे बढ़ाने की कोशिश की है, तो मैंने कहा ये काम भी नहीं करना चाहिए था, और जो काम इस वक्त इमरान खान सब कर रहे हैं उनको भी ये काम नहीं करना चाहिए था। लोग तारीख से सबक सीखते हैं, वाक़यात से सबक सीखते हैं, और इंशाल्लाह अब जियो टेलीविजन को भी इंशाल्लाह यहाँ से सबक सीखना होगा, इमरान खान साहब को सबक सीखना होगा, और कौम के सामने एक लकीर वाज़ेह हो गई है। कौम को भी इस सारे वाक़े में सीखने का मौका मिला है, और मैं ये समझता हूँ कि इन आवाज़ों में समझने की और सीखने की आवाज़ें जो हैं वो ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। हमें एक दूसरे को समझना चाहिए और सीखना चाहिए, ताकि मुस्तकबिल का बेहतर पाकिस्तान एक बेहतर पाकिस्तान हो, और एक रोशन और साहिब किरदार लोगों का मुल्क हो। माशाल्लाह। और आखिर में ये जो पैमरा का एक हियरिंग एक हुई है, एक गालिबन 9 तारीख को है, तो उसमें आपने क्या देखा कि क्या झुकाव नजर आ रहा है? चैनल के हवाले से कोई पाबंदियां लगाने आप देख रहे हैं? ये खतरात आपके ऊपर नजर आ रहे हैं, या ये मामला हल होता हुआ नजर आ रहा है पैमरा से? फारूक साहब देखें, चैनल के ऊपर पाबंदी के हवाले से कोई पहली दफा नहीं होगी। आपको मालूम है कि 2007 में भी चैनल पर पाबंदियां लगाई गई थी। पाकिस्तान में तकरीबन 150 से ज्यादा साथियों का कत्ल किया जा चुका है। पाकिस्तान में समाज से शहर में 6 साथियों का हमने लाशें उठाई हैं। अच्छा, पाबंदियां लगा दी जाती हैं, खबरें नहीं दी जाती, बहुत ज्यादा हसास रवैया इख्तियार किया जाता है, बहुत ज्यादा मुहतात भी हम होते हैं, सब कुछ करते हैं। और इशू बुनियादी तौर पर जो है वो समझने की ये है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी मीडिया जो बात कर रहा है वो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है उसकी सिचुएशन वो सूरत बेहतर होनी चाहिए। अगर मुझे फारूक साहब थोड़ी सी एक बात बताएं, बलूचिस्तान के अंदर बदअमनी ना हो, वाना वजीरिस्तान के अंदर सुकून हो, कराची का ऑपरेशन कामयाब हो, मुल्क के अंदर मीशत बेहतर समझ जा रही हो, लोगों को सेहत, तालीम, रोजगार के भरपूर मौके मैसर हो, रिश्वत और करप्शन और जैसे मसाइल ना हो, तो पाकिस्तान के अंदर मसले नहीं रह जाएंगे। साथियों को खबर के लिए क्या मिलेगा? इन साथियों की जुबान बंदी बजाय रखिए कि चैनल बंद करने के बजाय आप लोग खत्म करें, आप मुल्क के अंदर सिक्योरिटी की सूरत हाल को बेहतर बनाएं, ताकि हमें बोलने के लिए मौका ही न मिले। आप हमारी दुकानें यूं बंद करें, आप हमारे गले घोंट के हमारी दुकानें बंद करने की कोशिश न करें। अगर आप इस करें तो दुनिया भर में आप बदनाम होंगे। बेहतर यह है कि आप हमारे बंद करने के बजाय वाना वजीरिस्तान अमन कायम करें, कराची में अमन कायम करें, बलूचिस्तान के लोगों की को सुने, लोड शेडिंग का पता करें, लोगों को तालीम से रोजगार दें, हम नुमान कायम करें, तो इंशाल्लाह हमारे पास बोलने के लिए कुछ रहेगा नहीं। चले हमारी जुबान बंद कर देंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। चले, बहुत शुक्रिया सबूक सैयद साहब, इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा भी राब्ता रहेगा, और आपका फिर शुक्रिया कि आपने वक्त दिया, और जहां पर वन साइडेड हम सब सुन रहे थे, चले आपका भी मौक़िफ़ आया। जी नाज़रीन, ये हमारे साथ थे इस्लामाबाद से सबूक सैयद साहब, रिपोर्टर, नुमाइंदा जियो न्यूज़ जंग अखबार के। तो चलें, उनका जो कुछ पॉइंट जो थे वो अभी भी स्टैंड वहीं पे है कि फारूक भाई वो क्या बात कर रहे हैं, ये तो जियो न्यूज़ नहीं हो गई, औरतों वाली बात हो गई। हम औरतें लड़ते हैं, ना सोचते ना समझते, बस लड़ लेती हैं, ठीक है, हम लड़ती हैं, एक दूसरे को कुछ भी कर लेती हैं, हम औरतों की है खसलत है, ठीक है। ये तो जियो न्यूज़ कह रहे जी हमारी लड़ाई थी, फला थी, अब हम एक हो गए। तो आप ये तो देखें कि दुनिया आपकी लड़ाई देख रही है। ISI पाकिस्तान का एक इदारा है, बड़ा इदारा है, जो हमारी हिफाजत करता है, जो हमारी फौज है, जो हमारी सालमियत है, हमारा सब कुछ है। आप उससे लड़ाई मीडिया पे कर रहे हो, इंटरनेशनली आपने जो है वो उन्होंने जो बात की ना कि रिएक्शन जो ओपन या इनिशियल रिस्पांस था उसकी तो बात की, लेकिन अभी तो वो खत्म हो गया। अभी भी वो अपनी गलती, मैं समझ रहा हूं कि वो अपनी गलती तक नहीं पहुंचे कि वो उनकी गलती। उन्होंने बेनजीर की बात की कि मुशर्रफ पे इल्जाम लगाया, तो बेनजीर ने सिर्फ मुशर्रफ पर पर्सनली इल्जाम लगाया, ISI फौज किसी को नहीं। उन्होंने परवेज मुशर्रफ को पर्सनली लगाया ना इल्जाम, जो परवेज मुशर्रफ की मिसाल दे रहे हैं। कुछ यहाँ ये मिसाल गलत है। हमारी असम्बली, बल्कि इवन नवाज शरीफ साहब के इंटरव्यूज़ हैं, चौधरी निसार साहब के इंटरव्यूज़ हैं कि ISI पे खुला उन्होंने इल्ज़ाम लगाया इमरान खान जब ऊपर आ रहे थे पाशा साहब के साथ। तो लीजिए नाज़रीन, ये जो आज का हमारा टॉपिक है मीडिया की ज़िम्मेदारी, तो एक हमने हिदायत TV पे ये ज़िम्मेदारी ज़रूर अदा की है कि दूसरा जो मौक़िफ़ है, तस्वीर का जो दूसरा रुख है, उस पर आप कितना इत्तेफाक करते हैं, और ये हर व्यूवर का हक है कि वो एक बात सुने, उसको खुद जज करें। तो आपने उनके नुमाइंदे की बात सुनी, आप देखें कि उनका मौक़िफ़ क्या है। तो अब आपकी कॉल्स भी ओपन है, आप देखते हैं कि आप इस हवाले से क्या कहते हैं कि क्या कोई लाइन है, मीडिया की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए आपकी राय में। अगर कोई कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम फारूक भाई, आपको और हमारी बहन को सलाम। मैं आपकी ये जो अखबारी नुमाइंदे थे जियो की, उनकी मैं बातें सुन रहा था, तो इसके अंदर भी इनके अपने बहुत सारे तजाद हैं। बात यह है कि हामिद मीर ना तो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट था, ना वो
कोई क्या कहते हैं वो गवर्नर था इस किसी सूबे का या बड़ा आदमी था, आम रिपोर्टर था। आप यहाँ बैठे हुए हैं तो आप अगर पाकिस्तान जाएंगे तो आपके खिलाफ कुछ होता है तो कोई आपका सुनेंगे नहीं बात। वो ये समझ रहे हैं कि ये बंदा पिंडी से है तो इसको पूरा प्रोटोकॉल, फौज, गार्ड ऑफ ऑनर, ये क्या है जी? वो एक आम बंदा था, वो पाकिस्तान के अंदर बैठ के पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ बातें कर रहा था, उसको कौन सपोर्ट कर रहा था? ये सवाल है सबसे बड़ा। देखिए आज भी वो मान नहीं रहे बात, आज उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट पुलिस में दर्ज नहीं हो रही। ये पूछा जाए कौन है जो उसको थानों के अंदर जो असर सूख जिसका चल रहा है, लोग गए रिपोर्टें लिखाने के लिए, उनको धक्के मार के निकाल दिया गया। तो ये साफ जाहिर है कि ये जो गवर्नमेंट है आपकी, ये उसको पहले दिन ही से सपोर्ट कर रही है, ये बल्कि उनका माउथ पीस था। इसी गवर्नमेंट ने उसको शुरू ही से पैसे दे के इसको कहा था कि जितना भी बोल सकते हो मुसल्लह अफवाज के खिलाफ, ऐसे के खिलाफ बोलो, ताकि जनरल पाकिस्तान की फौज हमारे सामने झुके रहे, घुटने टेके रहे, और ये हो नहीं सकता। मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि जनरल होते हैं, वो उनका किसी टाइम भी जैसे 99 वाला दिमाग फिरा था, अगर फिर गया तो मेरे ख्याल में अभी ये बच नहीं पाएंगे। ये फिर आखिरी मार्शल होगा, लेकिन ये लोग नहीं बच पाएंगे। इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया फौज को जलील करने के लिए, फौज को तज़ीक करने के लिए, और एक आम आदमी, मीडिया का एक आम आदमी, प्रेजेंटर को उन्होंने मुसल्लह अफवाज जो पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ हैं उससे ऊपर दर्जा दे दिया। उसके खिलाफ रिपोर्ट को नहीं दर्ज हो रही, उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चल रहा, उसके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता, और जियो माफी नहीं मांग रहा। ये साफ जाहिर है कि इसके पीछे ये जो मुस्लिम लीग नून है, गवर्नमेंट इसकी पूरी उसके पीछे है, और वो फौज के साथ टक्कर। देखें आपने देखा मेरे भाई के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ग्वादर में जो है प्राइम मिनिस्टर को सल्यूट नहीं किया। आपने देखा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने शोदा वाले दिन गवर्नमेंट का नाम नहीं लिया, अवाम का नाम लिया, मुसल्लह अफवाज का नाम लिया, और वजीर आज़म उस दिन थे ही नहीं पाकिस्तान, लीडरों का नाम नहीं लिया। इतनी खलीज है इनके दरमियान। ये देखें कि ये मुस्लिम लीग नून जी ये मुस्लिम लीग नून टेररिस्ट को खिलाफ एक्शन नहीं होने दे रही। ये मुस्लिम लीग नून जितने टेररिस्ट जिन्होंने हमारे लाखों बंदे मारे हैं, हजारों बंदे, उनको फांसी नहीं होने दे रही। ये मुस्लिम लीग नून टेररिस्ट को पाल रही है। मैं ये कहता हूँ इसलिए कि टेररिस्ट सबको पता है कहाँ रहते हैं, रोज फोटो देखते हैं हम टीवी के ऊपर, इधर घूम रहे उधर घूम रहे, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो ये गवर्नमेंट पाकिस्तान की है या इसराइल की है जो हमारे अपने लोगों को हर जगह बरवा रही है और बोल नहीं रहे। आप देखिए लैपटॉप, कल आपका चीफ मिनिस्टर लाहौर का और वजीर आज़म 1 लाख लैपटॉप लाहौर में तकसीम करेगा। क्यों भाई? ये तुम्हारे कोई किसी जाति जायदाद का पैसा है जो अपने लोगों को तू तकसीम करना चाहता है? पाकिस्तान के बाकी लोग जो हैं, ये पाकिस्तान के बाकी जो स्टूडेंट हैं, वो क्या उनका हक नहीं बनता है पाकिस्तान की दौलत में? तो ये बात है जिसके पीछे लोग लगे हुए हैं। ये सुनामी खान की बात आप बड़ी नोट करें। कल उसने कह दिया कि हम जुलूस निकालेंगे, एहतजाज करेंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को गिराएंगे नहीं। इससे साफ जाहिर है कि ये सियासतदान, ये वो मैं कहता हूँ कि ये तालाब के गंदे मेंढक हैं, अंदर से मिले हुए हैं, ऊपर से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और पाकिस्तान को लूट रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों का खून करवा रहे हैं। सही, बहुत शुक्रिया कयूम साहब आपके पॉइंट ऑफ व्यू का। और आखिर में जो आपने कहा सुनामी खान साहब, इमरान साहब के पहले चले उनकी बातों पे कुछ ना कुछ आंखें बंद करके भी इतबार करते थे लोग 11 मई से पहले, और लेकिन जब से तालिबान ने उनका नाम दिया और फिर ये जो रिस्पांस चल रहा है कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात में ये दोनों जमातें एक हैं, और अब जैसे आपने बताया कि वो 11 मई को धरना तो देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हुकूमत को गिराने की वो बात नहीं करे, तो कहीं ना कहीं ये तो नहीं कि वो जो काम पहले पिछले 5 सालों में पीपल्स पार्टी और नून लीग लगे रहे, अब पीटीआई भी इसमें शामिल है कि चले आप 5 साल पूरे करें, आवाम को इस अंदाज में थोड़ा सा बिजी रखते हैं और आप अपना काम करते जाएँ। बहुत शुक्रिया। तो जी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, और ब्रेक के दौरान भी हमने कोशिश की, जनाब फैसल रजा आबदी साहब से हम 2-3 दिन से लगे हुए हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि वो चैनल्स किसी पे भी फिलहाल नहीं आ रहे, ना पाकिस्तान कोई वो रोज़ा रखा हुआ है कोई चैनल्स पे आने का। जो हमारे प्रोड्यूसर साहब के डायरेक्टर साहब थे जिन्होंने जो राब्ता हमारे शो के डायरेक्टर, ये भी बता दूं, ये ना समझेंगे हिदायत के डायरेक्टर बहुत मुश्किल से बनते हैं सर, इतनी आराम से आप डायरेक्टर ना कह दिया करें। शो के डायरेक्टर या प्रोड्यूसर उन्होंने राब्ता किया आबदी साहब से, फैसल रजा आबदी साहब से, तो वो इंशाल्लाह हम कह रहे हैं कि वो उन्होंने कुछ दिन के लिए वो अपना काम जो है वो रोका हुआ है, चैनल्स पता नहीं वो क्या बना रहे हैं, वो कुछ धमाका ही करते हैं जब भी आते हैं। तो बहरहाल जो भी उनकी चिंगारियां हैं वो हमें हिदायत टीवी पे भी ज़रूर हम आपको सुनवाएंगे, दिखाएंगे भी। लीजिए ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद जो धमाका है जो टॉक शोज़ में होता रहा है वो भी आपको दिखाएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद।